हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन से मैं सुनील वर्मा। आज की भौतिक विज्ञान क्लास में हम लेके आए हैं बल तथा जड़त्व। बल जूनियर स्तर से प्राथमिक स्तर से हम सुनते और चले आ रहे हैं कि बल, वास्तव में बल होता क्या है। आइए जानते हैं कि बल क्या है। जैसे दैनिक जीवन में हम एक वस्तु को उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रखते हैं तो एक बल लगाना पड़ता है। किसी गतिमान वस्तु को रोकने का प्रयास करते हैं तो बल लगाना पड़ता है। किसी विराम वस्तु को गतिमान करना चाहते हैं तब बल लगाना पड़ता है। किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन के लिए, जैसे कि रबड़ की गेंद हथेली के बीच में रखकर दबाया, उसका आकार बदला, बल का प्रयोग करना पड़ा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। जैसे वस्तु, तो वस्तु पर हम लगाएं कोई धक्का या वस्तु को अपनी ओर खींचें, वस्तु पर लगाएं धक्का या खिंचाव, एक बाह्य कारक का प्रयोग करें तो वस्तु की स्थिति में, वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को ही हम बल कहते हैं। परिभाषित करने के लिए कहा जा सकता है कि बल एक बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में या फिर उसकी आकृति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। ये कोई जरूरी नहीं कि किसी वस्तु पर हम बल लगाएं वो गतिमान ही हो जाए। ये तो वस्तु के द्रव्यमान और हमारे द्वारा उस पर लगाए गए बल के परिमाण पर निर्भर करता है कि वस्तु गतिमान होगी कि नहीं होगी। अब हम देखें कि बल कैसी राशि है। बल को व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। इसलिए जिन भौतिक राशियों को दिशा तथा परिमाण से व्यक्त करते हैं वो सभी भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बल एक सदिश राशि है, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। बल का मात्रक यम के यस पद्धति। इस यम के यस पद्धति का मतलब हुआ मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति या एसआई पद्धति भी कहते हैं। एसआई पद्धति, यम के यस या एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको संक्षिप्त रूप से न्यूटन के नाम पर न्यूटन भी कहा जाता है। तो सामान्यतः हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब पद्धति अगर बदल दी जाए, CGS पद्धति ली जाए, जिसका मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है किलोग्राम के स्थान पर ग्राम आ जाएगा, मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम संक्षिप्त रूप से डाइन भी कहते हैं। बल का एक अन्य मात्रक भी होता है जिसे कहा गया किलोग्राम भार। ये बल का जो अन्य मात्रक है, इस मात्रक को हम गुरुत्वीय मात्रक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने सीखा कि बल एक सदिश राशि, एमकेएस पद्धति में मात्रक न्यूटन, सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन, और एक अन्य मात्रक किलोग्राम भार जिसे गुरुत्वीय मात्रक भी कहा गया। अब बल के कौन कौन से प्रभाव होंगे। अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो हमें कौन कौन से प्रभाव दिखाई देते हैं। प्रथम प्रभाव, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार में या आयतन में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कोई आपके पास प्लेट है, प्लेट वर्गाकार भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है। उसको राउंड फोल्ड करके आपने एक बेलन का रूप दे दिया तो उसका आयतन बदल गया।
तो हम कह सकते हैं कि बल के प्रभाव से किसी वस्तु की आकृति या आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। बल का दूसरा प्रभाव, अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। वस्तु की दो स्थितियां, एक होती है विराम स्थिति और दूसरी होती है गति स्थिति, या कह सकते हो अवस्था, विरामावस्था और गति अवस्था। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो बल लगा करके उस वस्तु को गतिमान किया जा सकता है। अगर कोई गतिमान वस्तु जा रही है तो बल लगा करके उसकी गति को हम बदल सकते हैं, उस वस्तु को हम विराम अवस्था में ला सकते हैं। बल का प्रभाव तीसरा क्या होगा कि बल अगर किसी एक निश्चित दिशा में गति करती हुई जा रही है तो उस गति की दिशा में परिवर्तन बल के माध्यम से किया जा सकता है। चौथा परिवर्तन कि अगर कोई वस्तु एक निश्चित वेग से गति करती हुई जा रही है तो अतिरिक्त बल के प्रयोग के द्वारा उस वस्तु के वेग में परिवर्तन किया जा सकता है। और ये सब प्रभाव आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि भौतिक विज्ञान हमें उन चीज़ों का ही अध्ययन कराती है जो प्रकृति में हमें दिखाई देते हैं। तो ये बल के प्रभाव जब किसी वस्तु पर आरोपित होते हैं या उनको देखा जा सकता है। इसके बाद हम बल के प्रभाव के बाद आपको ले चलते हैं बल के प्रकार की ओर। बल होते हैं दो प्रकार के, असंतुलित बल, संतुलित बल। आइए जानते हैं कि संतुलित बल क्या होगा। बल के प्रकार, बल होगा दो प्रकार का, संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स। अगर कोई वस्तु आपके पास है, इस वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार से कार्य कर रहे हो कि इनका परिणामी प्रभाव उस वस्तु पर शून्य हो जाए, तो हम कहते हैं कि वस्तु पर लगने वाले ये सभी बल संतुलित बल हैं। तो संतुलित बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। नंबर 2, असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार से कार्य कर रहे हों कि इनका जो परिणामी प्रभाव या परिणामी बल है वो शून्य न हो, तो इस स्थिति में उस वस्तु पर लगने वाले बलों को हम असंतुलित बल कहते हैं। इन असंतुलित बलों के द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे? जैसे कोई गतिमान वस्तु है, उस गतिमान वस्तु को विराम अवस्था में लाना हो या विराम अवस्था की वस्तु को गति अवस्था में ले जाना होता है, तब हम असंतुलित बलों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपने सीखा कि संतुलित बल में किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बलों के आरोपित होने से जब उनका परिणामी बल निकलेगा वो शून्य होगा। असंतुलित बलों में परिणामी बल शून्य नहीं होगा। अब बात की जाती है जड़त्व। तो वस्तु का एक प्राकृतिक गुण होता है, एक नेचुरल गुण है कि वस्तु अपने में परिवर्तन का विरोध करेगी। अपने में परिवर्तन का मतलब, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहती है, अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहना चाहती है,
अगर हम उसकी इस अवस्था में कोई परिवर्तन करना चाहें तो वस्तु उस परिवर्तन का विरोध करेगी, और ये विरोध ही उस वस्तु का एक भौतिक गुण हो गया, और उस गुण को कहा गया जड़त्व या इनर्शिया। तो हम कह सकते हैं संक्षिप्त रूप से कि जड़त्व किसी वस्तु का एक भौतिक गुण है। जड़त्व किसी वस्तु का एक भौतिक या प्राकृतिक गुण है, जिस गुण के कारण वस्तु अपनी गति या विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जो जड़त्व होता है वो वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा। किसी वस्तु का जड़त्व उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब हो गया, अगर किसी वस्तु का जड़त्व अधिक हो तो इसका मतलब है उस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है, या यूं कह सकते हो कि अगर वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु का जड़त्व भी अधिक होगा। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उस वस्तु का जड़त्व भी कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उस वस्तु के जड़त्व की माप होती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उस वस्तु के जड़त्व की माप होती है। जड़त्व के प्रकार, जड़त्व होता है दो प्रकार का। प्रथम प्रकार विराम का जड़त्व। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जड़त्व में परिवर्तन का विरोध हो रहा है। तो अगर वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। वस्तु की इस प्रवृत्ति को हम विराम का जड़त्व कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा प्रकार है गति का जड़त्व। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से किसी एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो वह निरंतर अपनी गति को बनाए रखना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह तब तक गतिमान बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। वस्तु की इस प्रवृत्ति को गति का जड़त्व कहेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके बाद गैलीलियो ने एक जड़त्व का नियम बनाया। उन्होंने अनाथ तल पर गति करती हुई वस्तुओं को देखा। यहां पर एक सेंटेंस आया अनाथ तल, ये है क्या, थोड़ा समझते हैं इसको। ऐसा तल जो किसी कोण पर झुका हुआ है, ऐसा तल जो किसी कोण पर झुका हुआ है। ये मान लिया आपका क्षैतिज, इससे ये कोई कोण बना झुकाव का, और ये तल हो गया अनाथ तल। इस अनाथ तल पर मान लिया ये कांच की गोली को मैंने गति करने के लिए छोड़ा, तो अनाथ तल पर गति करती हुई वस्तुओं को उन्होंने देखा। किसने? गैलीलियो ने। और एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर गति करती हुई इन वस्तुओं पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए तो ये एक निश्चित वेग से वस्तु हमेशा गतिमान बनी रहेगी। इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया। इन्होंने दो अनाथ तल लिए और देखा कि इस प्रकार से अगर हम अनाथ तल पर कांच की गोली को नीचे की ओर छोड़ते हैं तो इसकी चाल बढ़ती रहती है।
चाल या वेग में वृद्धि होगी। अगर इस प्रकार का कोई अनाथ तल है, ये किसी कोण पर झुका हुआ अनाथ तल है, इस अनाथ तल पर गति करती हुई कांच की गोली जब इस अनाथ तल पर पहुंचती है तो ये ऊपर की ओर इस प्रकार से चढ़ेगी। जब ये ऊपर की ओर चढ़ती है तो इसका वेग धीरे धीरे कम पड़ेगा। यूं कह सकते हैं कि चाल इसकी घटेगी। गैलीलियो ने इस जड़त्व के नियम को प्रयोग के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए दो अनाथ तल लिए जिनका झुकाव एक जैसा है, यानी कि इस अनाथ तल का जो ये झुकाव है और इस अनाथ तल का जो झुकाव है वो झुकाव है समान। जब इस अनाथ तल से कोई कांच की गोली छोड़ी जाती है तो गति करती हुई जब इस अनाथ तल पर चढ़ती है तो यह उसी ऊंचाई तक जाती है जिस ऊंचाई से ये छोड़ी गई थी। दो अनाथ तल जिनका झुकाव समान है, अगर इस बाईं ओर के अनाथ तल से कांच की गोली गति करने के लिए छोड़ दी जाए तो इस दाईं ओर के अनाथ तल पर उसी ऊंचाई तक जाती है जिस ऊंचाई से ये छोड़ी गई थी। अब थोड़ा सा प्रयोग में परिवर्तन किया गया। इस दाईं ओर के अनाथ तल के झुकाव को धीरे धीरे कम किया गया, झुकाव को थोड़ा सा कम कर दिया गया। फिर कांच की गोली गिरने के लिए छोड़ी गई। जब इस दाईं ओर के अनाथ तल पर चढ़ी तो यह अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई तक चढ़ गई, क्योंकि इस अनाथ तल पर चढ़ करके वह उसी ऊंचाई को प्राप्त करना चाहती है जिस ऊंचाई से यह गति करने के लिए छोड़ी गई थी, और उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए इस अनाथ तल पर यह अधिक दूरी तक जाती है। अब इस दाईं ओर के अनाथ तल में जो झुकाव है उसको और कम कर दें। अगर और कम करके गोली को गति करने के लिए छोड़ा जाता है तब हम देखते हैं कि दाईं ओर के अनाथ तल पर यह और अधिक दूरी तक गति करती हुई चली जाती है, क्योंकि इसको अपना प्राप्त करना है मूल ऊंचाई का पॉइंट, इसलिए अधिक दूरी तक गति करती हुई गई। अब हम झुकाव को कम करते करते इस स्थिति में आ गए कि इधर दाईं ओर का अनाथ तल हो गया क्षैतिज तल। इधर का जो अनाथ तल हो गया वो क्षैतिज अवस्था में पहुंच गया। अगर ये तल क्षैतिज हो गया तो इस अनाथ तल के द्वारा गति करती हुई वस्तु जब इस क्षैतिज तल पे पहुंचेगी तो यह निरंतर एक निश्चित वेग से काफी ऊंचाई, काफी दूरी तक गति करती हुई चलती रहेगी, क्योंकि मूल ऊंचाई को प्राप्त करना है और मूल ऊंचाई की प्राप्ति के लिए वह निरंतर आगे की ओर गति करती रहेगी। और कब तक गति करती रहेगी? जब तक गति में परिवर्तन के लिए उस पे कोई असंतुलित बल न लगाया जाए। असंतुलित बल, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि जो असंतुलित बल होते हैं वही वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकते हैं, विराम वस्तु को गति में ला सकते हैं और गतिमान वस्तु को विराम में ला सकते हैं। लेकिन यहां पर असंतुलित बल शून्य है। इस स्थिति में वस्तु इस क्षैतिज तल पर आगे की ओर निरंतर गति करती रहेगी। लेकिन आप देखते हैं कि दैनिक जीवन में ऐसा नहीं होता। कांच की गोली, रबड़ की गेंद आप फर्श पर लुढ़काइए, कुछ समय तक गति करती हुई जाती है, फिर वो रुक जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वस्तु की सतह, जिस सतह पर वह गति कर रही है,
और ये हो गया मान लिया क्षैतिज तल, इस पर ये वस्तु गति कर रही है। तो वस्तु की सतह और क्षैतिज तल के बीच वस्तु की गति के विपरीत दिशा में, वस्तु की गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं घर्षण बल। जो ये घर्षण बल है यही निरंतर वस्तु की गति को कम करने का प्रयास करेगा और जमीन पर लुढ़कती हुई वस्तु, किसी क्षैतिज तल पर लुढ़कती हुई वस्तु कुछ समय के बाद रुक जाती है। तो इस प्रकार से गैलीलियो के इन विचारों को न्यूटन ने आगे की ओर बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए किसी वस्तु की गति से संबंधित 3 नियम दिए जिन्हें हम न्यूटन के गति के नियम कहते हैं, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, जिससे हम आपको अधिक से अधिक अच्छी क्वालिटी में अच्छे ज्ञान के साथ निरंतर सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन आपको वीडियो देता रहे और आपका अध्ययन सुचारू रूप से निरंतर बढ़ता रहे।